एक गांव में निर्मल और राधा अपनी बेटी गुड़िया के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। गुड़िया चलो, बहुत देर खेल लिया तुमने, अब अंदर आ जाओ। बस थोड़ी देर और माँ। गुड़िया फिर से खेलने लगती है। तभी खेलते खेलते उसकी बॉल पास ही जंगल में चली जाती है। अरे मेरी बॉल कहाँ जा रही है? गुड़िया बॉल के पीछे पीछे जंगल में जाती है। वहाँ उसकी बॉल कहीं गायब हो जाती है। अरे मेरी बॉल कहाँ चली गई? गुड़िया अपनी बॉल इधर उधर खोजने लगती है। तभी उसे सामने एक गुफा दिखती है। गुड़िया जिज्ञासा से उस गुफा के अंदर जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उस गुफा का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। गुड़िया डर जाती है। कौन है? कौन है? मुझे बाहर निकालो, दरवाजा खोलो, कौन है? तभी गुफा के दीवारों से आवाज आती है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम यहाँ से जल्द ही बाहर भी जा सकती हो। कौन हो तुम? सामने आओ। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, बस तुम मुझे देख नहीं पा रही हो। गुफा के दरवाजे का ऊपर से चौथे, सातवें और 10वें ईंट को बारी बारी से 3 बार छुओ, तब यह दरवाजा खुल जाएगा और मैं भी तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। गुड़िया आवाज जैसा कहता है वैसा ही करती है। तभी उस गुफा का दरवाजा खुल जाता है। गुड़िया बाहर आती है, पर उससे सामने कोई नहीं देखता। तुम मुझे अभी भी नहीं दिख रहे हो। कहाँ हो तुम? कौन हो? तभी गुड़िया पीछे मुड़ती है, पर फिर भी उसे वहां कोई खड़ा नहीं दिखता। बस गुफा के दरवाजे पर एक सुनहरा अंडा पड़ा होता है। तुम ये कैसा खेल खेल रहे हो? सामने आ जाओ। तभी उस सुनहरे अंडे से आवाज आती है। मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ। मैं एक जादुई अंडा हूँ। मैं इस गुफा में कैद हो गया था। तुमने मुझे आज़ाद किया है। अब मैं तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हारी मुश्किलों में मदद कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बता सकती। गुड़िया आश्चर्य से उस अंडे को हाथ में उठा लेती है और लेकर चलने लगती है। तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर पर रखूंगी। गुड़िया उस जादुई अंडे को लेकर घर आ जाती है। वहाँ उसे अपने खिलौने के साथ रख देती है और खेलने लगती है। तभी उसके पिताजी काम करके घर आते हैं। राधा, मैं घर आ गया। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आप राशन लेकर आए? दे दीजिए, मैं जल्दी से खाना बना दूं। नहीं राधा, मैं राशन का सामान नहीं ला पाया। पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। आज बचे कुचे राशन से ही काम चलाना पड़ेगा। अच्छा, बस एक मुट्ठी चावल ही बचा है। कोई बात नहीं, मैं इसको पानी में डालकर उसकी खीर बना देती हूँ। हम सब पानी की खीर खा लेंगे। आप हाथ मुंह धो लीजिए। राधा एक भगोने में चावल और पानी डालकर चढ़ा देती है और फिर वहां से निर्मल को हाथ पैर धोने के लिए पानी देने को चली जाती है। गुड़िया ये सारी बातें देख रही होती है। जादुई अंडा भी वही रखा होता है। मुझे पानी की खीर नहीं खानी। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। एक काम करो, तुम जल्दी से मुझे उस बर्तन में डाल दो और अपने माता पिता के लौटने से पहले निकाल देना। फिर तुम्हें पानी की खीर नहीं खानी पड़ेगी। ठीक है। गुड़िया जल्दी से उस अंडे को खीर वाले बर्तन में डाल देती है। जैसे ही उसकी माँ वापस आने वाली होती है, वो उसे उस बर्तन से निकालकर वापस अपने पास रख लेती है। उस खीर के बर्तन से बहुत स्वादिष्ट खीर की खुशबू आने लगती है। उसकी माँ आकर देखती है कि वो खीर दूध की होती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। राधा आश्चर्य से निर्मल को बुलाती है। देखिए ना जी, ये कैसे चमत्कार हो गया। मैंने तो इसमें दूध डाला ही नहीं। ये खीर दूध की कैसे हो गई? अरे हाँ, इसमें तो काजू बादाम भी है। ये चमत्कार है। आप और गुड़िया बैठिए, मैं अभी परोस कर देती हूँ। निर्मला, गुड़िया और राधा पेट भर कर स्वादिष्ट खीर खा लेते हैं। पूरा बर्तन खाली हो जाता है। आज तो मजा ही आ गया।
बहुत स्वादिष्ट खीर थी। जी हाँ, आप बहुत अच्छी हैं। दीजिए, मैं बर्तन धोकर आती हूँ। जैसे ही राधा खीर वाले बर्तन को लेने जाती है, वो देखती है वो बर्तन फिर से खीर से भरा हुआ है। वो चौंक जाती है। देखिए, ये कोई जादू है। अच्छा है, कल मैं इस खीर को बाहर बेचूंगा, इससे हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। अगले दिन निर्मल उस बर्तन को लेकर बाजार जाता है और वहाँ से उसे बेचना शुरू करता है। बर्तन खाली होते ही खुद फिर से भर जाती। वो अपने गांव और बगल वाले गांव में भी दिन भर खीर बेचती थी। उसकी खीर लोगों को बहुत पसंद आती है। उसकी अच्छी कमाई होती है। यही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है। अन्य लोगों की गरीबी दूर हो जाती है। फिर वो गरीब लोगों को मुफ्त में खीर खिलाना शुरू कर देते हैं। ये सब निर्मला का दोस्त श्याम देख रहा होता है। उसे आश्चर्य होता है कि अचानक से जूते बनाने से निर्मल खीर बांटने पर कैसे आ गया। एक दिन वो निर्मल से आकर पूछती है, भाई निर्मल, कुछ दिनों पहले तुम्हें खाने को लाले पड़े थे, आज तुम खीर बांट रहे हो। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ है? भाई, एक चमत्कार हो गया। एक दिन मेरी पत्नी पानी की खीर बना रही थी। निर्मल उसे पूरी कहानी बताता है। शाम अपने घर पर जाकर एक मुट्ठी चावल लेकर पानी की खीर बनाने की कोशिश करती है, पर उसमें कोई जादू नहीं होता। अगली बार फिर वो निर्मल को ये बात बताना चाहती है। पता नहीं भाई, मैंने तो तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। एक काम करो, तुम मेरी घर आकर खीर बनाने की कोशिश करके देख लो। अगले दिन निर्मल के घर वो शाम की खीर बनाने के लिए कोशिश करता है। गुड़िया ये सब देखती रहती है। वो जादुई अंडे से कहती है, तुम श्याम चाचा की भी मदद कर दो ना, वो भी हमारी तरह ही गरीब है। ठीक है। फिर गुड़िया चुपके से शाम की खीर में जादुई अंडे को डाल देती है। उसकी जादुई खीर तैयार हो जाती है। शाम खुश होकर अपने घर चला जाता है, लेकिन फिर वो निर्मल की तरह ही बाजार में उसे बेचने लगता है। गांव में जमींदार के घर बड़ा त्योहार रहता है। वहां जमींदार खीर चाहता है, जिसकी खबर मिलते ही श्याम निर्मल का बर्तन चोरी करवा सके। जमींदार को श्याम के ही पास आना पड़ा। श्याम, ये मेरी इज्जत का सवाल है, इसीलिए खीर स्वादिष्ट होनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है साहब। जमींदार चला जाता है। ये ऑर्डर बहुत बड़ा है। अच्छा हुआ ये मुझे मिल गया, उस निर्मल को ये नहीं मिलना चाहिए था। पर जैसे ही वो अपने खीर वाले बर्तन को देखता है तो देखते हैं कि वो खीर पानी का बनाया गया है या किसमें। उसमें कोई स्वाद नहीं है। ये कैसे हो गया? अब तो जमींदार मुझे छोड़ेगा नहीं। श्याम परेशान होकर निर्मल के पास पहुंचता है। निर्मल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मेरी सहायता की, पर मैंने तुम्हारे साथ कपट किया। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी एक बार और मदद कर दो। मैं अब कभी कपट नहीं करूँगा। निर्मल उसे माफ कर देती है। फिर से दोनों खीर बनाते हैं और गुड़िया फिर जादुई अंडे का उसमें इस्तेमाल करती है। फिर स्वादिष्ट खीर तैयार हो जाता है और फिर श्याम और निर्मल मिलकर साथ में खीर का काम करते हैं और दोनों की गरीबी खत्म हो जाती है। दूर गांव संबलपुर में एक अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम चिंटू था। असल में चिंटू के माता पिता बचपन में ही गांव में आए बाढ़ में बह गए थे। उस वक्त चिंटू को गांव के मछुआरों ने बचा लिया था। चिंटू के पिता अपने परिवार की आजीविका के लिए पानी पूरी चाट का ठेला लगाया करते थे। गांव में बाढ़ आने के बाद उनका ठेला तो पेड़ के ठीहा में अटक कर बच गया, पर चिंटू के माता पिता खुद को उस बाढ़ से बचा नहीं पाए थे। चिंटू तब 7 साल का था। उसकी धुंधली यादें कभी कभी चिंटू को रात में परेशान करती थी। सुनो गांव वालों, आने वाली शिवरात्रि को तालाब के पास मेला लगाया जाएगा। उस वक्त जन पंचायत में चिंटू के पड़ोसी छगन ने गांव वालों को इकट्ठा किया था। प्रधान साहब, मेला तो लग जाएगा, पर इस मेले में लोग कैसे आएंगे? हमारा गांव इतना छोटा है कि ठीक से साधन भी नहीं है यहाँ तक लोगों को लाने के लिए। चिंता ना करो छगन, हम आसपास के सभी गांव में ढिंडोरे पिटवा देंगे।
इस बात का कि सम्बलपुर में विशाल मेला लगने जा रहा है, पर प्रधान जी इस ढिंडोरा पिटवाने और बाकी तैयारियों में जो खर्च आएगा उसको कौन भरेगा? गांव के लोग देश में चल रहे मंदी से वैसे ही परेशान चल रहे हैं, सबका धंधा ठप जा रहा है। अरे खर्च की चिंता तुम मत करो, हम सरकारी मदद से लोगों में इस बात का प्रचार करवाएंगे, क्योंकि हमारे गांव से लोग जुड़ेंगे तभी इस छोटे से गांव का विकास होगा। सब गांव वालों ने प्रधान की बातों पर सहमति देते हुए मेला लगाना तय किया। संबलपुर गांव के खंडंचे पर चूने की लकीरें खींची जाने लगी। मंदिरों और भवनों का रंगारोहण और सफाई कार्य चालू हो गया। तालाब के पानी में लगे सारे शैवालों को साफ करके मछुआरों ने सुंदर बना दिया। गांव में लगने वाले मेले की तैयारी जोर शोर से चालू हो गई। एक दिन छगन ने अपनी पड़ोसी चिंटू को बुलाया। चिंटू की उम्र भी 18 साल पूरी हो चुकी थी। चिंटू, तुम बताओ, गांव के मेले में तुम क्या धंधा करोगे? मैं क्या धंधा करूंगा छगन काका, मुझे तो गांव में से ही हर घर से जीने के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। गांव वाले तुम्हें 2 वक्त का खाना इसीलिए दे रहे थे क्योंकि तुम बच्चे थे और काम धंधा करने लायक नहीं हुए थे। जब 18 साल पूरा होने पर सरकार भी तुम्हें काम धंधा करने की छूट देती है। अब तुम्हें अपने जीविका का साधन खुद निकालना होगा। आप ही बता दो छगन काका कि मैं क्या धंधा कर लूं। तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी के रूप में तुम्हारे पास जो चाट का ठेला है उसको लगाओ गांव के मेले में। तुमने तो कितनी बार देखा था बचपन में अपने पिता को चाट बनाते हुए। छगन की बात चिंटू को समझ में आ गई और वो अपने पिता की विरासत उस चाट के ठेले को मेले में लगाने के लिए मन बना लिया। चिंटू ने अपने माता पिता को चाट बनाते हुए देखा जरूर था, पर उसने पहले कभी भी चाट नहीं बनाया था। रात हो चुकी थी। चिंटू अपने पिता को याद करते करते सो गया। उस रात सपने में खुद चिंटू से बात करने के लिए उसके पिताजी आए। कैसे हो चिंटू बेटा? आप कौन हैं? चिंटू बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। गांव के मेले में तुम्हें चाट कैसे बनाना है ये समझाने के लिए आया हूँ। जी पिताजी, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपकी जरूरत थी। कृपया बताइए कि मैं क्या करूं। मेरी बात सुनो चिंटू बेटा, गांव के 3.5 किलोमीटर दक्षिण के तरफ तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर चढ़ जाना, जहां एक चिड़िया का खोह मिलेगा। उस खोह में मटर के कुछ दाने होंगे और 2 सोने के सिक्के तुम्हें मिलेंगे। उसके बाद फिर बताइए पिताजी। उस मटर के दानों में से 8 दाने गिनकर निकाल लेना और दोनों सिक्कों को बेचकर बाजार से चाट बनाने का बाकी सामान लेते आना। सिर्फ 8 मटर से कैसे चाट बनेगा पिताजी? सोने के सिक्के से बाकी सारा मटर और सामान आ जाएगा। अच्छा ठीक है पिताजी, उसके बाद क्या करना है? उन 8 मटर के दानों को चाट के लिए गए बाकी मटर के दानों की साथ मिलाकर तुम चाट बनाना। तुम्हारे साथ इस पूरे गांव का भला हो जाएगा। सुबह जब नींद खुली तो चिंटू अपने पिता के बताए रास्ते में जाकर उस बरामदे की खोह में देखा तो वो सारी चीजें मिल गई जो चिंटू को सपने में उसके पिता ने बताई थी। चिंटू ने वही किया जो उसके पिताजी ने सपने में बताया था। शिवरात्रि आ चुकी थी। गांव में मेला लगन भी चालू हो गया था। हर तरफ चिल्लम चोट मचा था। लोगों ने तरह तरह के धंधे लगाए थे मेले में। किसी ने खिलौने का धंधा लगाया था, तो किसी ने घरेलू सामान का, तो किसी ने रेडीमेड कपड़ों का धंधा लगाया था। चिंटू भी मेले में अपने पिताजी के चाट के ठेले को लेकर तैनात हो गया था। चाट कैसे दे रहे हो बाबू? 10 रुपए प्लेट काका। लगाओ 1 प्लेट चाट। अभी दे रहा हूँ काका, ये लीजिए। चिंटू के चाट की बोहनी हो चुकी थी। ये चिंटू की पहली कमाई थी जो उसने अपने ठेले पर रखे हुए अपने माता पिता की तस्वीर पर चढ़ा दिया। कुछ देर में एक और ग्राहक आता है। बाबू, तुम ही हो वो चाट वाला जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पिताजी को चाट खिलाया था? जी भैया, बताइए, कोई कमी रह गई क्या उस चाट में? अरे कमी नहीं बाबू, उस चाट में तुमने ऐसा क्या मिला कर दिया कि मेरे पिताजी ने आज घर पर पेट भरकर खाना खा लिया। पथरी की बीमारी की वजह से वो कुछ भी खा नहीं सकते थे। सब पिताजी का आशीर्वाद है भैया। मैं तो मामूली चाट वाला हूँ, आपके लिए भी 1 प्लेट बनाऊं क्या? वैसे तो कब्ज की बीमारी मुझे भी है,
उस पर यह मसालेदार चाट मेरी तबीयत और खराब कर देगा। रहने दो बाबू। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो ग्राहक पहले तो चला गया, फिर थोड़ी देर बाद वापस लौट कर आया। मुझे भी खिलाओ बाबू एक प्लेट चाट। तुम्हारे चाट की खुशबू ने मुझे वापस आने पर मजबूर कर दिया। मेरा मन नहीं खाने का, पर अब अचानक से मन करने लग गया। हो जाता है ऐसा कभी कभी। ये लीजिए भैया, गर्मा गर्म चाट। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा झुंड चिंटू की दुकान पर आने लग गया। सबको चिंटू की चाट ही खानी थी। उस झुंड ने आकर 1 घंटे के अंदर ही चिंटू के चाट की सारी सामग्री खत्म कर डाली। दिन में 11 बजे से लोग मेले में चिंटू के चाट ठेले पर से 2 बजे ही पूरा सामान बिक गया। चिंटू अपनी खाली हो चुका ठेला लेकर वापस गांव की तरफ चल ही रहा था। तब तक उसने देखा कि पूरे मेले में उसे खोजते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सब एक दूसरे से चिंटू की चाट तक पहुंचने का रास्ता पूछ रहे हैं। एक ग्राहक तो खुद चिंटू से ही उसके चाट ठेले का पता पूछने लग गया। वो एक लड़का आया था आज चाट बेचने। उसका ठेला कहाँ पर लगा है? वो चाट वाला लड़का मैं ही हूँ, पर चाट तो खत्म हो गई। थोड़ा सा ही दे दो हमें जादुई चाट भैया, मेरी भी बीमारी ठीक हो जाए। जादुई चाट? ये क्या बात कर रहे हैं आप काका? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। पूरे शहर में ये हल्ला हो गया है कि संबलपुर गांव में मेला लगा है, जहां पर चाट वाले की चाट खाकर लोगों की बीमारी ठीक हो रही है। क्या बीमारी ठीक हो रही है? अरे हाँ बाबू, शहर में हल्ला है कि कलेक्टर साहब के पिताजी की तबीयत ठीक हो गई। खुद भेष बदलकर मेला घूमने आए कलेक्टर साहब की बीमारी ठीक हो गई। हाँ, मुझे इतना तो पता है। उनके जाने के बाद से ही खूब ग्राहक आए और पूरा माल बिक गया कुछ ही देर में। अरे बबुआ, हमें थोड़ा सा ही बचावाला खिला दो। बहुत परेशान हूं मैं अपनी गुर्दे की बीमारी से। चिंटू खरोच खरोच कर थोड़ी सी चाट उस आदमी को दे देता है, जिसे खाकर वो वापस चला जाता है। गांव का मेला खत्म होते ही ग्राम प्रधान चिंटू को खोजते हुए उसके पास आए। कहाँ हो चिंटू बेटा? हाँ कहिए प्रधान जी। तुम्हारे चाट की चर्चा तो शहर में मशहूर हो गई। लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है तुम्हारी चाट की वजह से। मुझे भी मेले में एक ग्राहक ने बताया ये बात। तो हम तुम्हें ये कहने आए हैं कि कलेक्टर साहब का हमारे पास फोन आया था। उन्होंने संबलपुर गांव में मेले को जिला स्तर पर प्रचारित करने की बात कही है। साथ ही संबलपुर को विशेष ग्राम पंचायत का दर्जा दिलवाने के लिए मंत्री जी को पत्र लिखा है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेटा। सब पिताजी का आशीर्वाद है प्रधान जी। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ पूरे गांव का भला होगा। मैं समझा नहीं। चिंटू अपने सपने की बात सोचकर मुस्कुराते हुए प्रधान की बात को कुछ नहीं कहकर काट देता है। उस रात फिर से चिंटू के पिता ने उसके सपने में उसे दर्शन दिए। पिताजी, आपने जो कहा बिल्कुल वही हुआ। क्या वो मटर के दाने का कमाल था पिताजी? बेटा, वो मटर का दाना चिड़ियों का इकट्ठा किया हुआ आम मटर का दाना था, कोई जादुई दाना नहीं था। आज जो हुआ सब तुम्हारी ही मेहनत का फल है। वो कैसे? बरगद तक मैं तुम्हें सिर्फ सोने का सिक्का दिलवाने के लिए जाने को कहा था, जो बुरे वक्त के लिए मैंने इकट्ठे किए थे। फिर लोगों की बीमारी कैसे ठीक हो रही है? जिसके मन का विश्वास निष्ठापूर्ण और जिसकी नीयत साफ हो, उसके हाथ का पानी भी जादुई हो जाता है। और अपने मन में कभी भी छल और घमंड मत लाना, और ऐसे ही निष्ठा से अपना रोजगार चलाते रहना। हर रोज तुम्हारे हाथ की चाट एक जादुई चाट बनकर लोगों को ठीक किया करेगी। इतना कहकर चिंटू के पिताजी गायब हो गए और वापस फिर कभी सपने में नहीं आए। संबलपुर विशेष गांव बन गया और वहां के लोगों की आबादी बढ़ने लगी। संबलपुर एक रियासी गांव में माना जाने लगा है और चिंटू की चाट के नाम से संबलपुर देश भर में मशहूर है। पुष्पम नाम का एक आदमी था। वो एक अच्छी जगह काम करता था। वो जहाँ काम करता था वहाँ सभी उसे बहुत जलते थे, क्योंकि वो सारा काम अच्छे से करता था और एक भी गड़बड़ी नहीं करता था। वही शैलेंद्र और भूषण नाम के 2 आदमी भी काम किया करते थे। भूषण, मैं सोच रहा था इस पुष्पम से छुटकारा पाने के लिए
हम इसे कहीं बाहर भेज देते हैं। बाहर? मगर कहाँ? अरे मैं एक आदमी को जानता हूँ जो लोगों को किडनैप करता है। अरे ये क्या बात कर रहा है तू? अरे मैं सही कह रहा हूँ, चल एक बार यही करके देखते हैं। भूषण और शैलेंद्र पुष्पम को किडनैप करवाने की योजना बना लेते हैं। एक रात जब पुष्पम सारा काम खत्म करके घर वापस आ रहा था, तभी कुछ लोग आते हैं और उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। अरे कौन है? मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। वो पुष्पम को किडनैप करके एक नए शहर ले जाते हैं। ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे छोड़ दो। अभी हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, थोड़ा इंतजार करो, उसके बाद हम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इतना कहकर वो वापस से पुष्पम के मुंह पर एक कपड़ा बांध देते हैं और कुछ दिनों बाद उसके मुंह से कपड़ा हटाते हैं। ये देखो, अब से तुम्हें यही रहना है, यहाँ तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। अरे तुम लोग मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? ये कौन सी जगह है? मैंने पहले कभी ऐसी जगह नहीं देखी। वो पुष्पम को कुछ भी नहीं बताते हैं और उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। पुष्पम एक अनजान गांव में आ जाता है। वहाँ दूर दूर तक उसे कोई नहीं जानता था, ना ही पुष्पम किसी को जानता था। पुष्पम एक आदमी को रोकता है और उसे पूछता है, रुकिए, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? उस गांव में सभी आदिवासी लोग दिख रहे थे। पुष्पम उन लोगों को अपने शहर के बारे में बताता है तो सभी कहते हैं कि वो ऐसे शहर के बारे में नहीं जानते। पुष्पम बहुत डर जाता है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? अब वापस घर कैसे जाऊंगा? मुझे तो यहाँ से वापस घर जाने का रास्ता भी नहीं पता है और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन लोग थे जो मुझे यहाँ लेकर आए। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। दुखी होकर पुष्पम गांव में इधर उधर घूमने लगता है। घूमता हुआ वो एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल के अंदर जाता है, तभी एक तेज रोशनी होती है। पुष्पम अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है उसके आसपास सब कुछ अलग सा दिख रहा है। खूबसूरत महल, खूबसूरत झरना, हरे भरे मैदान, दूर दूर तक सिर्फ यही दिख रहा था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे पता भी नहीं चल रहा है और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ आ जा रहा हूँ। पुष्पम आगे बढ़ता है, लेकिन उसे कुछ नया नहीं दिखता है। दूर दूर तक एक जैसी चीजें ही दिख रही थी। पुष्पम एक कोने में बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ एक परी आती है। अरे तुम रो क्यों रहे हो? तुम कौन हो? मैं यही रहती हूँ, मेरा नाम शैल परी है। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? पता नहीं, मैं तो एक जंगल में प्रवेश किया था, तभी अचानक से यहाँ आ गया। अच्छा, अब मैं समझी। कुछ दिनों पहले ही भोली परी धरती पर गई थी। उसी वक्त उनकी छड़ी वहीं गिर गई थी। शायद उसी छड़ी पर तुम्हारी पैर पड़ी होगी और तुम यहाँ तक पहुँच गए। पता नहीं मुझे, हो सकता है शायद यही बात होगी। अब मैं क्या करूं? मुझे वापस अपने घर जाना है। क्या तुम्हें रास्ता याद है? मुझे अपने घर का रास्ता तो याद है, मगर जब मैं काम खत्म करके घर वापस आ रहा था तभी कुछ लोगों ने मुझे अपने साथ उठा लिया था। पता नहीं वो मुझे कहाँ लेकर आ गए थे। अंत में उन लोगों ने मुझे एक गांव में छोड़ दिया था। मैं उस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता। उसी गांव के जंगल में घूमता घूमता मैं यहाँ तक आ पहुँचा। अरे तुम दुखी मत हो, मैं कुछ करती हूँ। परी, कृपया आप मेरी मदद करें, मुझे वापस अपने घर तक पहुँचा दे। हाँ बिल्कुल, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ अपने महल। तुम वहाँ थोड़ा आराम कर लेना और कुछ खा लेना। पुष्पम परी के साथ आता है। परी उसे अपने महल में लेकर आती है और भर पेट भोजन खिलाती है। वहाँ अलग अलग प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी खातिरदारी की। कृपया अब आप मुझे वो रास्ता बता दें जिससे मैं अपने घर वापस जा सकूं। यहाँ आने के बाद यहाँ से वापस जाना थोड़ी मुश्किल है, फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मैं तुम्हें एक डंडा देती हूँ,
तुम इसे ले लो। परी एक डंडा अपनी जादुई शक्तियों से मंगवाती है और पुष्पम को देती है। पुष्पम वो डंडा ले लेता है। इस डंडे का क्या काम है? ये डंडा लेकर तुम यहाँ से आगे बढ़ते जाना। आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह ऐसा आएगा जहाँ ये डंडा चमकने लगेगा। बस उसी जगह तुम्हें रुक जाना है। जी ठीक है, उसके बाद क्या करना है? जहाँ ये डंडा चमकेगा वहीं पास में तुम्हें इस डंडे को जमीन में गाड़ देना है। इस डंडे को जमीन में गाड़ते ही वहाँ की जमीन आधी आधी बढ़ जाएगी। जब जमीन आधी आधी बढ़ जाएगी तब तुम उसके नीचे देखना, वहाँ तुम्हें एक और महल नजर आएगा। बस वही कूद जाना। क्या उसके बाद मैं घर पहुँच जाऊँगा? नहीं, वहाँ तुम्हें भोली परी मिलेगी। उसके आगे क्या करना है वो तुम्हें बता देगी। परी की बताई बातें सुन पुष्पम आगे की ओर निकल पड़ता है। कई घंटों तक चलने के बाद अचानक एक जगह वो डंडा जोर जोर से चमकने लगता है। वहीं पास में पुष्पम उस डंडे को गाड़ देता है, जिसके बाद वहाँ की जमीन 2 हिस्सों में बट जाती है। नीचे उसे एक और महल दिख रहा था, वहीं वो कूद जाता है। वहाँ पहुंचकर वो भोली परी को ढूंढने लगता है। भोली परी उसे कहीं नहीं मिल रही थी, इसलिए वो एक जगह बैठकर आराम करने लगता है। तभी वहाँ भोली परी आती है। अच्छा, तो तुम ही वो जो धरती लोक से यहाँ आ गए हो। चलो मैं तुम्हें रानी परी के पास लेकर चलती हूँ, वही कुछ कर पाएगी। भोली परी पुष्पम को रानी परी के सामने प्रस्तुत करती है। बताओ तुम कैसे यहाँ आ गए हो। पुष्पम सारी सच्चाई रानी परी को सुना देता है। अगर यहाँ से वापस जाना है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? हमें खुश करना होगा तुम्हें। जी वो कैसे? हमारे पास एक जादुई कीवी का पेड़ है, मगर उस पेड़ पर बूढ़ी परी ने कब्जा कर रखा है। अगर तुम उस पेड़ को बूढ़ी परियों से बचा लेते हो, तुम्हें वापस जाने की आजादी मिल पाएगी। मैं कैसे उनसे लड़ूंगा? हम तुम्हें शक्तियाँ दे देंगे, चिंता मत करो। रानी परी कुछ शक्तियाँ पुष्पम को देती है। पुष्पम उस जादुई कीवी के पेड़ के पास आता है, तभी बूढ़ी परी उसके सामने आ जाती है। बूढ़ी परी और पुष्पम की लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत में पुष्पम उन्हें हरा देता है, जिस वजह से बूढ़ी परियां उस पेड़ को छोड़कर चली जाती है। ये देखकर रानी परी पुष्पम से बहुत खुश हो जाती है। तुमने तो कमाल कर दिखाया, अब तुम अपने घर जरूर जा सकते हो। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया था और किसके कहने पर गुंडों ने तुम्हें अगवा किया था। रानी परी एक चमकती गोले में सारी सच्चाई पुष्पम को दिखा देती है। ये सब शैलेंद्र और भूषण ने किया, वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस जादुई कीवी के पेड़ को तुमने उन लोगों से बचाया है, उसी जादुई कीवी के पेड़ से एक जादुई कीवी खाना, तुम वापस अपने घर पहुंच जाओगे। पुष्पम जादुई कीवी के पेड़ के सामने आता है और इस पेड़ से एक जादुई कीवी तोड़कर खाता है। कीवी खाते ही पुष्पम वापस अपने घर पहुंच जाता है। अगली सुबह काम पर जाता है तो उसे देखकर शैलेंद्र और भूषण के होश उड़ जाते हैं। पुष्पम उन दोनों की सारी सच्चाई सबके सामने रखता है। उन दोनों को काम से निकाल दिया जाता है और पुष्पम का स्वागत किया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। कोल्हापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक लड़का जिसका नाम अर्जुन था, वह अपनी माँ के साथ रहता था। अर्जुन की माँ का नाम शांति था। अर्जुन और उसकी माँ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और वे बहुत ही गरीब थे। अर्जुन के पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वह अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। कोल्हापुर गांव का मुखिया, जिसका नाम तेज प्रताप था, वह बहुत ही घमंडी और कठोर दिल का था। वह अर्जुन के सारे जमीन पर पहले ही कब्जा कर लिया था, जिससे अब अर्जुन के पास झोपड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं था। एक दिन अर्जुन अपनी माँ से अपने पिताजी के बारे में पूछने लगता है। माँ, जब भी मैं पिताजी के बारे में आपसे पूछता हूँ तो आप चुप क्यों हो जाती हो? आज मैं आपसे जानकर रहूंगा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। बेटा, तुम हमेशा इस बात पर क्यों अड़ जाते हो? ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। जब तुम छोटे थे
तो तुम्हारे पिताजी इस गांव के मुखिया तेज प्रताप से कुछ पैसे उधार लिए थे और वे उस पैसे को नहीं चुका पाए, जिससे मुखिया ने हमारी सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। इस बात से तुम्हारे पिताजी बहुत चिंतित होकर घर छोड़कर चले गए। गांव वाले बोलते हैं कि उन्होंने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मगर बेटा, तेरे पिताजी किसी मुश्किल से इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वह बहुत ही परिश्रमी और बहादुर इंसान थे। मुझे यकीन है कि वे अभी भी जिंदा हैं। अर्जुन माँ की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी जमीन उस मुखिया के पास से छुड़ा कर ही रहूंगा। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। एक दिन अर्जुन अपनी गाय को चराने जंगल जाता है। धूप बहुत तेज रहती है, जिससे अर्जुन को बहुत तेज प्यास लगती है। फिर वह पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक कुटिया पर पड़ती है। वह कुटिया के पास जाता है तो वहाँ एक साधु को देखता है। बाबा जी, मैं बहुत ही प्यासा हूँ, कृपा करके मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। अवश्य बेटा। साधु पानी लाता है। यह लो बेटा। उसके बाद अर्जुन पानी पीता है और बाबा जी की कुटिया के पास थोड़ी देर विश्राम करने लगता है। बेटा, तुम परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या मैं तुम्हारी परेशानी का वजह जान सकता हूँ? बाबा जी, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे सारे जमीन पर मेरे गांव का मुखिया तेज प्रताप ने कब्जा कर लिया है, जिससे मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं अपनी जमीन उस मुखिया के कब्जे से छुड़ाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास जमीन को छुड़ाने के लिए कुछ भी रकम नहीं है। इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा, यहाँ से बहुत दूर मायापुर नाम का एक जादुई गांव है, जहाँ पहुंचकर तुम अपनी सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हो। जादुई गांव? ये कहाँ है बाबा जी? बेटा, यहाँ से कोसों दूर एक काली नदी है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े विषय में मगरमच्छ रहते हैं। नदी के उस पार वो जादुई नगर है। मगर बेटा, उस गांव में जाने से पहले तुम्हें उस काली नदी को पार करना होगा। फिर जब तुम जादुई गांव में पहुंच जाओगे तो तुम्हें वहां बहुत सारी जादुई शक्तियों का सामना करना पड़ेगा, जो तुम्हें सोने के टीले के पास जाने से रोकेंगी। बाबा, वे जादुई शक्तियाँ मुझे सोने के टीले के पास जाने से क्यों रोकेंगी? बेटा, उस सोने के टीले पर खड़े होकर कोई भी व्यक्ति जो भी मांगता है वो पूरा हो जाता है। ठीक है बाबा, मैं वहां अवश्य ही जाऊंगा। फिर अर्जुन बाबा को नमस्कार करता है और अपने गांव चला जाता है। माँ, मैं आज एक बाबा से मिला, जिन्होंने मुझे एक जादुई गांव के बारे में बताया। मैं वहां जाने की सोच रहा हूँ। वहां जाने पर हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, मगर वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें किसी भी जादुई गांव में नहीं जाने दूंगी। तेरे पिताजी तो मुझे छोड़कर चले गए, अब तू भी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। माँ, क्या तुम्हें अपने बेटे की बहादुरी पर भरोसा नहीं है? कुछ नहीं होगा मुझे। मैं अपना जमीन उस मुखिया के कब्जे से छुड़ाने के लिए जादुई गांव अवश्य जाऊंगा, जिसके लिए मेरे पिताजी मुझसे दूर हो गए। मैं उस कार्य को अवश्य ही पूरा करूंगा। यह कहकर अर्जुन घर से निकल जाता है। जब अर्जुन वहाँ के लिए निकलता है तो उसके रास्ते में वह काली नदी पड़ती है। वह जैसे ही नदी में प्रवेश करता है, उसे एक मगरमच्छ दिखता है, जो उसे खाने के लिए उसकी तरफ आता है। उसको अपनी तरफ आता देखकर अर्जुन अपने पास से चाकू निकालता है और उस मगरमच्छ के पेट को फाड़ देता है। जैसे ही मगरमच्छ का पेट फटता है, उसमें से एक सुनहरी मछली निकलती है। सुनहरी मछली जब खुद को मगरमच्छ के पेट से आजाद पाती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और अर्जुन को धन्यवाद बोलती है। आज आपने मुझे मगरमच्छ के पेट से आजाद किया है, इसके लिए मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? फिर अर्जुन सुनहरी मछली से उस जादुई गांव के बारे में बताता है। वहाँ पहुँचना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है।
इसके लिए तुम्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। फिर मछली अर्जुन को एक जादुई तलवार देती है। ये लो, यह तलवार तुम्हारी हर परेशानी से तुम्हारी रक्षा करेगा। अर्जुन नदी पार करके उस जादुई गांव में पहुंच जाता है। जैसे ही अर्जुन उस गांव में पहुंचता है, तभी उसको एक बहुत लंबा, काला, भयानक सींग वाला इंसान दिखता है। वह अर्जुन के पास आता है और अर्जुन को अपने हथेली पर उठाकर उसको खाने के लिए मुंह खोलता है। तभी अर्जुन अपनी जादुई तलवार से उसका गला काट देता है और वह गिरकर मर जाता है। अर्जुन कुछ दूर आगे बढ़ता है तो उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई पड़ती है। जब वह आगे जाकर देखता है तो एक बुढ़ा मनुष्य पिंजरे में कैद अपनी मदद के लिए गुहार लगाता है। फिर अर्जुन उसके पास जाता है और अपनी तलवार से उस पिंजरे को काट देता है, जिससे वह मनुष्य पिंजरे से बाहर आ जाता है और मनुष्य का नाम रतन लाल रहता है। इस पिंजरे से मुझे निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप कौन हो और यहाँ कैसे आए? फिर अर्जुन उस बूढ़े मनुष्य से सब कुछ बताता है। अर्जुन की बातें सुनकर रमन लाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अर्जुन को गले से लगा लेता है। बेटा, तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा पिता हूँ। बहुत साल पहले मैं अपनी जमीन उस मुखिया के कब्जे से छुड़ाने के लिए इस जादुई गांव में आया था, मगर एक जादुई बंदर ने मुझे अपने जादुई शक्तियों से इस पिंजरे में कैद कर दिया था। अर्जुन खुश होकर अपने पिताजी को गले लगाता है। तभी वह जादुई बंदर आ जाता है और रमन लाल को पिंजरे से आजाद देखकर गुस्से में रमन लाल को मारने के लिए उस पर उछलता है। तब अर्जुन अपनी तलवार से उस बंदर को मार डालता है और फिर अर्जुन और उसके पिताजी उस सोने के टीले की खोज में आगे बढ़ते हैं। तभी अर्जुन देखता है कि एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे से बहुत तेज रोशनी निकल रही है। अर्जुन दौड़कर झाड़ी के पीछे जाता है। वहाँ सोने का टीला देखता है, जिसकी रोशनी से चारों दिशाएं जगमगा रही होती हैं। पिताजी देखिए, हमारी मंजिल हमारे सामने है। फिर अर्जुन टीले के ऊपर चढ़ जाता है और टीले से ढेर सारा धन मांगता है, जिसे लेकर अर्जुन और उसके पिताजी वापस अपने गांव कोल्हापुर पहुंच जाते हैं। फिर अपने गांव पहुंचकर उसके पिताजी अपनी जमीन मुखिया के पास से छुड़ा लेते हैं और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं।